बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन MTS 646 इसके मिड टर्म के हवाले से ये वीडियो है। तो इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मिड टर्म में MCQs शॉर्ट या लॉन्ग जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में प्रॉपर गाइड कर सकूँ। ठीक है, अभी रिसेंटली जो पेपर्स हुए हैं उनको देखते हुए, यानी कि जो बच्चों ने शेयर किया है कि हमारे पेपर्स में ये चीज़ आई है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह ये कोशिश कर रही हूँ कि इसको कंप्लीट प्रिपेयर करवा सकूँ। ठीक है, तो मिड टर्म में हमारे 18 लेक्चर्स हैं इंक्लूड है, और इसका ना ही कोई क्विज़ हुआ है, ये न्यू कोर्स है और इस वजह से इसका कोई पास्ट पेपर भी नहीं है। तो इस वजह से इसके MCQs का भी आइडिया नहीं है बच्चों को किस टाइप के आते हैं, और शॉर्ट का भी आइडिया नहीं है और लॉन्ग का भी आइडिया नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर सकूँ। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप ऐसा करें, जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं ना, ठीक है, मैक्सिमम आप लोगों को एक दिन लगेगा, एक दिन से ज़्यादा नहीं लगना। आप वो सारे के सारे लेक्चर्स देखें। ठीक है, लेक्चर देखने के बाद ये वाली वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह 100% बेनिफिट होगा और आपका पेपर 100% अटैम्प्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि हम लोगों को मिड में क्या क्या चीज़ आ सकती है और किस तरीके से आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक एग्जांपल है, इसमें डेरिवेटिव फाइंड किया है। ठीक है, तो एक बच्चे के पेपर हुआ है, उसने बताया था कि उसका एक क्वेश्चन आया था डेरिवेटिव फाइंड करने वाला, और एक क्वेश्चन आया था उसका कि आइट्रेशंस फाइंड करनी है। आइट्रेशन जो स्टार्ट होती हैं वो हमारी लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट होके, यानी कि 88 से स्टार्ट होके 18 तक आइट्रेशंस ही हैं, हम लोगों ने आइट्रेशंस ही फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद MCQs जो आए थे वो मोस्टली जो थे स्टार्ट वाले लेक्चर उनमें से आए थे, वो ऐसे वाली इक्वेशंस भी आई थी। ठीक है, यानी कि हमारे पास वो MCQs में पूछ सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीन इक्वेशंस गिवन है। ये हीट इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारी 18 के 18 लेक्चर्स में, मोस्टली मतलब 8 से लेके 15 तक सबसे ज़्यादा हीट इक्वेशन ही यूज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद यानी कि वो इक्वेशन दे सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं कि इसमें से हीट इक्वेशन कौन सी है, वेव इक्वेशन कौन सी है, और लैप्लास इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपने इन तीनों इक्वेशंस को MCQs के हवाले से याद कर लेना है। उसके बाद ऑर्डर के हमारे पास इक्वेशन गिवन होगी और उसका ऑर्डर पूछ सकते हैं MCQs में। ठीक है, कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, MCQs के हवाले से। और ऑर्डर ये सारा कुछ मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग लाजमी देखना लेक्चर्स। ठीक है, उसके बाद है कि डिग्री, यानी कि हमारे पास, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ऑर्डर होता है ना हमारे पास इक्वेशन का, वो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन प्रेजेंट है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, इसमें सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 4। ठीक है, यानी कि पार्शियल 4u ओवर पार्शियल x 4। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इसके हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। अब डिग्री आ जाती है। डिग्री हमारे पास ये चीज़ होती है कि जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, उसकी जो पावर है वो हमारे पास इसकी आती है, डिग्री होती है। अब इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, इस वाली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब यहाँ पे आ जाए, ये हमारे पास हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है ये है, और इसके हमारे पास पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं डायमेंशंस। ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इक्वेशन दे के वो पूछ सकते हैं कि ये कितनी डायमेंशंस है इस इक्वेशन की। ठीक है, तो अब हमारे पास डायमेंशंस कौन सी चीज़ें होती हैं इक्वेशन में, x, y और z, ये हमारे पास डायमेंशंस ऑफ इक्वेशन होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें देखें सिर्फ x है, तो ये इसकी डायमेंशन कितनी होगी, 1 होगी। इसमें x और y है, इसकी डायमेंशंस 2 होगी। इसमें x, y और z तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसकी ये 3 डायमेंशनल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, MCQs के हवाले से ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कि इक्वेशन देख के पूछ सकते हैं वो आपसे कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन कौन सी है या नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। नेक्स्ट आ जाते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस भी लीनियर और नॉन लीनियर की एग्जांपल ही हैं, ठीक है, यानी कि वैसी ही हैं। उसके बाद जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस थी, ठीक है, कि हम जो सॉल्यूशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का उसको किन कंडीशन की बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेक्चर में। तो आप लोग लेक्चर लाजमी देखिएगा। यहाँ पे मैं जस्ट आपको एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बताऊँगी, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी। मतलब एमसीक्यूज़ में वो ये भी चीज़ पूछ सकते हैं ना कि आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस प्रेजेंट है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में। एक तो है एक्सेलरी कंडीशन और दूसरी हमारे पास है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन की भी आगे फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। इसमें है डिरिचलेट कंडीशन, न्यूमन कंडीशन एंड काशी कंडीशन, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लें। फिर बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस है। बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन ये हम लोग यूज़ करते हैं हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। यानी कि हमारे पास गिवन हीट इक्वेशन जो होती है ना, उसमें हम जब हमने उस इक्वेशन को सोल्व करना होता है, ठीक है, उसकी इटरेशंस फाइंड आउट करनी होती हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन गिवन होती है कि इनिशियल कंडीशन इसकी ये है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए आप इसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। और उसके बाद इसकी बाउंड्रीज़ ये हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट से आके बताती हूँ कि ये इनिशियल कंडीशन बाउंड्रीज़ क्या है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ बाउंड्री की हमारे पास इनिशियल कंडीशन की और बाउंड्री वैल्यू की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यानी कि BVP IVP और इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, यानी कि MCQs के हवाले से। 8 लेक्चर तक ना तकरीबन सारा कुछ MCQs के हवाले से ही है और इसमें से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो भी आपसे ये कह सकते हैं कि आप क्या उसको कहते हैं, जो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला या सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला ये लिखें और इसके अलावा डेरिवेटिव फाइंड करें। फर्स्ट 8 जो लेक्चर है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या वो आपको डेरिवेटिव फाइंड करने को बोलेंगे या वो आपको कोई फार्मूला लिखने को बोलेंगे, ठीक है। तो फार्मूला जो है ना वो एक तो आते हैं 4 लेक्चर में फार्मूलाज आते हैं और एक आते हैं 8 लेक्चर्स में। आप क्या करें कि 8 लेक्चर्स वाले फार्मूला कर लें, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हमारे पास डेल्टा एक्स नोट टी नोट हम ग्रेटर दैन ज़ीरो है, देन वो हमारे पास कौन सी इक्वेशन होती है, हाइपरबोलिक इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर इक्वल टू ज़ीरो है देन हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन होती है, अगर लेस दैन ज़ीरो है देन हमारे पास लेप्लास इक्वेशन होती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं। नेक्स्ट है टेलर सीरीज़। जी ये है सेकंड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड बैकवर्ड ये वाले फार्मूलाज आप रहने दें और जो हमारे पास वैसे इनको भी एक दफ़ा देख लें कि बिल्कुल ही ना छोड़ दें कि ये हमारे पास जो है सेंट्रल डिफरेंस का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया गया है ना, ठीक है। और ये हमारे पास फॉरवर्ड का विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड बैकवर्ड का विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया गया है, ठीक है। इसको जस्ट एक नज़र देख ले अच्छे तरीके से। बाकी जो मेन फार्मूलाज हैं ना वो हमारे लेक्चर नंबर 8 में है, ठीक है। यहाँ तक जस्ट आपने देखना है और जो मैंने बता दिया ना कि एमसीक्यूज़ के हवाले से ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ ये एरर है, ठीक है। एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास एरर जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन माइनस एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन माइनस एग्जैक्ट सोल्यूशन होता है और ये एरर भी हम लोग अपनी जो आइट्रेशंस होंगी, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 के बाद जो आइट्रेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, एग्जांपल्स आती हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं, उनमें हम एरर भी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये एरर जो होता है वो इस चीज़ के बराबर होता है कि अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन माइनस एग्जैक्ट सोल्यूशन और दोनों का मोड, ठीक है।
उसके बाद ये भी देख लें कि ई की पावर के प्लस वन लेस देन है ई की पावर के मोड से, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स की फॉर्म में यानी कि ए यू के प्लस वन इज इक्वल टू बी यू के, ठीक है, यानी कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड करनी होती है ना ए के साथ, जैसे कि सपोज ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, ठीक है। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ए का हम क्या करते हैं पहले इन्वर्स फाइंड करते हैं, क्योंकि एक्स जो होता है वो बराबर होता है ए इन्वर्स बी के, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चीज़ भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लें, ए इन्वर्स बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है वन के, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, ये भी एरर ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद है लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास ये हमारे पास फॉरवर्ड का, सेंटर का और बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है, ठीक है। इसको ही एक्सप्लेन किया गया है लेक्चर नंबर 7 में। देखिए यहाँ पे आइटरेटिव मेथड है, ठीक है। ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लें एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, यानी कि हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी ना, ठीक है। हमने इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए बनाते हैं, देन एक्स बनाते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है, और इज इक्वल टू होता है बी, यानी कि जो हमारे पास गिवन वैल्यूज़, कुछ वैल्यूज़ जो गिवन होती है इक्वेशन की इस साइड पर, ठीक है। तो अब ये जो मैट्रिक ए होता है, ठीक है, अब आप देखें कि जो भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, वो तीन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है। कौन कौन सी, एक तो होती है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। दूसरा होता है अपर डायगोनल एलिमेंट एंड थर्ड होता है लोअर डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है ना, वो डायगोनल, लोअर एंड अपर, इन तीन चीज़ों का मजमुआ होता है, ठीक है, मैट्रिक्स से। बस ये यही शो करवाया गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आइटरेटिव मेथड हमारे पास कितने हैं, जैकोबी मेथड है, गॉस सीडल मेथड है और रिलैक्सेशन मेथड है। रिलैक्सेशन के नेक्स्ट टू फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। एक सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन और एक है सक्सेसिव अंडर रिलैक्सेशन मेथड। ये हमारे पास तीन मेथड हैं, ठीक है। तीन में से जो तीसरा है उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से ही है। अब नेक्स्ट वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गॉस सीडल मेथड कौन सा है, जैकोबी मेथड कौन सा है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड कौन सा है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जैकोबी मेथड देखना है। जैकोबी मेथड में आपने ये देखना है जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है ना, उसका इन्वर्स होता है और माइनस होते हैं, यानी कि लोअर एंड अपर जो होते हैं वो माइनस के होते हैं, ठीक है, और बी इसके साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपने जस्ट इस इक्वेशन को अच्छे तरीके से इन दोनों को देख लेना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि जैकोबी मेथड में ये चीज़ होती है, ठीक है, और गॉस सीडल मेथड में ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। और जो हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड होता है उसकी इक्वेशन ये वाली है। बस इन इक्वेशंस को ही आपने देखना है। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेटिव मेथड के स्टैंडर्ड फॉर्म है आइटरेटिव स्कीम की। उसके बाद ये भी मैंने लेक्चर में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, जिसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से देख रही हूँ कोई मेन पॉइंट इसमें नज़र आए। तो इसमें ये चीज़ है एमसीक्यूज़ के हवाले से कि नॉर्म ऑफ पी जो होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है वन के, ठीक है। उसके बाद जो ई एन प्लस वन है उसकी नॉर्म लेस देन है पी की नॉर्म से और ई एन की नॉर्म से, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से। और ये भी ई एन प्लस वन की नॉर्म लेस देन है ई एन से, ठीक है। नेक्स्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जो हम लोग डेरिवेटिव के लिए फार्मूलाज यूज़ करते हैं ना, ठीक है, डेरिवेटिव के लिए उसमें हमारे पास क्या होता है, यू आई प्लस वन जे माइनस यू आई जे, ठीक है। उसके बाद ये फॉरवर्ड का फार्मूला है डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, और ये बैकवर्ड का, और ये सेंट्रल डिफरेंस का, और ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर का सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है। हम लोगों ने जो यूज़ करना है, जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगी,
उनमें हम लोगों ने जो राइट हैंड साइड होती है ना इक्वेशन की, उसमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड होती है ना, उसमें अगर ये हमें गिवन होगा, ठीक है? अगर वो आपसे कहें कि एक्सप्लिसिट स्कीम के अकॉर्डिंग करें, एक्सप्लिसिट स्कीम के अकॉर्डिंग वे इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है? तो आपने क्या करना है, फॉरवर्ड का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है? अगर वो आपसे कहें कि इम्प्लिसिट स्कीम के अकॉर्डिंग इसको करें, सॉल्व करें इक्वेशन को, देन आपने बैकवर्ड का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है? ये हैं डेरिवेटिव के फार्मूले, और हम लोगों ने जो यूज़ करने हैं वो हम लोगों ने करने हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जो फार्मूले हैं, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन फाइंड करना है ना, ठीक है? तो हम लोगों ने इक्वेशन में फार्मूला यूज़ करने हैं टाइम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास i+1 हो रहा था जब हम डेरिवेटिव कर रहे थे, लेकिन जब हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको करें देन j+1 j-1, ठीक है? और यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन एक बात फिर से बता दूं मैं आप लोगों को कि हम लोगों ने जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना, ठीक है, इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड होगी हीट इक्वेशन, मैं आपको एक दफ़ा लेक्चर के ऊपर ही जाके बताती हूँ, यानी कि जो हमारा एग्जांपल है ना उसी पे बताती हूँ, ठीक है? ये जस्ट आप देख लें कि डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, यानी कि जो हमारा अप्रोक्सीमेट अकॉर्डिंग टू टाइम टी है, वहाँ पे हम लोग जे में से माइनस कर रहे हैं और जे में ही एडिशन कर रहे हैं, ठीक है? और जो हमारा डेरिवेटिव है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आई में एडिशन कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि आई में एडिशन कर रहे हैं, आई में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर्ली हम आई को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये इसका डिफरेंस है, यानी कि टाइम के लिहाज से और डेरिवेटिव के लिहाज से। जी, एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है, ठीक है? जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी ना, अब उन लोगों ने क्या है, एक्सप्लिसिट मेथड से करें। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो इसकी ये वाली राइट हैंड साइड है ना, उस पे हमने फॉरवर्ड का फार्मूला लगाना है टाइम के लिहाज से, ठीक है? जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें आपने क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है? लेकिन जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ये वाली, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ना, इस पे आपने लगाना है फॉरवर्ड का, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि एक्सप्लिसिट मेथड को यूज़ करें या फॉरवर्ड डिफरेंस को, ठीक है? तो हमने क्या करना है, फॉरवर्ड का टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगाना है टाइम के लिहाज से जो है। लेकिन जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, इस पे हमने फार्मूला लगाना है सेंट्रल डिफरेंस का हमेशा, यानी कि इस पे जो भी इक्वेशन गिवन होगी ना, ये वाली इक्वेशन, इस पे आपने हमेशा ही सेंट्रल डिफरेंस का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला लगाना है, वो भी डेरिवेटिव वाला, टाइम वाला नहीं, ठीक है? यानी कि आपने ये वाला नहीं फार्मूला लगाना, आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है? सेंट्रल डिफरेंस का ये वाला फार्मूला आपने लगाना है राइट हैंड साइड पे, और बैकवर्ड का आपने फार्मूला लगाना है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है? आई होप कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट है कि मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगी बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस कौन सी होती हैं, ठीक है? अब ये जो सारा कुछ है ना, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारे पास हीट इक्वेशन ये है, ठीक है? इसका आपने क्या करना है, एक्सप्लिसिट मेथड से या इम्प्लिसिट मेथड से इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है? सबसे पहले ये जो चीज़ होती है ना, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है, ठीक है? यानी कि बाउंड्री हमारे पास क्या है, u0 t से लेके 1 t तक, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू है 1 से और ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से। तो इसकी बाउंड्री हमारे पास क्या होगी, 0 से 1 होगी, ठीक है? ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन आ गई। अब इनिशियल कंडीशन, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यू है ना, 0 से लेके 1 तक, उनको हमने पुट करना है। पुट करके ना, जितनी हमें नंबर ऑफ़ हाइड्रेशन चाहिए होंगी, उतना ही हमने इसको पुट करके हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस फाइंड आउट करनी है। जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, वो है एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है? एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब हम लोगों ने एरर फाइंड करना हो, ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही एग्जांपल समझाऊंगी, जिससे हमारे लेक्चर नंबर 8 से लेके 15 तक कवर हो जाएंगे, ठीक है?
तो आपने क्या करना है, उस एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही सारे के सारे क्वेश्चंस करने, इंशाल्लाह बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। सबसे पहले सबसे पहला जो स्टेप हम लोगों ने करना है ना, वो ये है कि सबसे पहले जो हीट इक्वेशन है ना, इसको हमने क्या करना है कि हमने जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है उस पे एक्सप्लिसिट मेथड यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लगाना है अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। ठीक है, और जो हमारे पास सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है इस वाली साइड पे, राइट हैंड साइड पे सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला लगाना है डेरिवेटिव के लिहाज से, यानी कि जिसमें आई के साथ माइनस हो रहा हो, और इस साइड पे जिसमें जे के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, और इस साइड पे जिसमें आई के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, वो वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, ये जस्ट आपको छोटी छोटी ट्रिक्स जो हैं वो फार्मूला याद रखने के लिए बता रही हूँ कि आप लोगों ने कैसे फार्मूला को यूज़ करना है। ठीक है, इस साइड पे आपने लगाना है टाइम पीरियड के हवाले से, और इस साइड पे आपने लगाना है डेरिवेटिव के हवाले से, यानी कि जिसमें आई के साथ सब्ट्रैक्शन या एडिशन हो रही हो। ठीक है, सेंट्रल का फार्मूला हमेशा इस साइड पे तो आपने लगाना है ना जो आपको वो कहेंगे, लेकिन इस साइड पे आपने हमेशा ही सेंट्रल का डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करना है, सेकंड डेरिवेटिव का। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आप लोगों ने ये करना है कि इसको आपने जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है ना उस पे ये रह जाए, बाकी सारा मटेरियल आपने उठा के इस साइड पे ले जाना है कि ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंपल कर लेना है, और सिंपल करने के बाद यू की जगह पे आपने ओमेगा पुट कर देना है। ठीक है, ओमेगा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये पुट कर दिया। ये हमारे पास हो गए 3 स्टेप। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ओमेगा पुट करने के बाद आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको सपोज कर लें कि ये लैम्डा है। ठीक है, लैम्डा पुट कर दिया, लैम्डा पुट करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब देखें, ये जो अल्फ़ा स्क्वायर है ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होती है, चेंज तो नहीं हो सकती। तो इस वजह से इसको हमने क्या करना है, सपोज कर लेना है कि ये हमारे पास 1 है। अगर हमारे पास अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा को हमने क्या करना है, सपोज करना है 1 है। अगर यहाँ पे अल्फ़ा की बजाय कोई वैल्यू गिवन है, जैसे अल्फ़ा की बजाय यहाँ पे 1/16 प्रेजेंट है। ठीक है, देन हमने क्या करना है, 1/16 को अल्फ़ा की स्क्वायर पुट कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू है 1/16। ठीक है, ये हमने सपोज कर लेना है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे लैम्डा। लैम्डा हमें क्यों चाहिए, हमने इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सोल्व करना है, हमें आइट्रेशंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दी। ठीक है, पुट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन एक बना ली। ये हमारे पास बन गई जी एक इक्वेशन। ठीक है, ओमेगा आई J+1 इज इक्वल टू दिस, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। अब हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यूज़ जो हैं उनको यूज़ करते हुए इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें ये भी अभी पता नहीं है कि हमें जे की भी कितनी वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, और ये भी पता नहीं है कि हमें आई की कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है। लेकिन जो हमारा पेपर होगा ना उसमें वो हमें ये बता देंगे कि आपने 2 आइट्रेशन करनी है या 1 आइट्रेशंस करनी है। ठीक है, तो वो जो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बताएँगे ना वो होती है, एक्चुअली में वो जे की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि जे की वैल्यू इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस। ठीक है, आइट्रेशंस के इक्वल होती है। एक ये चीज़ होगी, उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं इसको यूज़ करते हुए आपने आई और जे की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने देखना है कि जे की कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर वो आपको कहते हैं कि जे की हमारे पास मतलब नंबर ऑफ़ आइट्रेशन वो फाइंड करनी है ना, तो उसका सिंपल फार्मूला ये है। अगर आपने आई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, तो आई इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास बी माइनस ए ओवर एच। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या होती है, यानी कि बी हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज में लास्ट वाली वैल्यू होती है। ठीक है,
फाइनल वैल्यू, और ए हमारे पास क्या होती है इनिशियल वैल्यू, वो ज़ीरो है, ठीक है। तो 1 माइनस ज़ीरो ओवर एज की वैल्यू, तो वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास आई की कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ पे मैंने फाइंड किया है 10, ठीक है। आई की हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। लेकिन जो आई होता है ना, आई इज़ इक्वल टू होता है एन माइनस वन, यानी कि आई इज़ इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमें क्या चाहिए, आई की 9 वैल्यूज़ चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो बाउंड्री वैल्यूज़ है ना, इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, 9 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, 0 से लेके 1 तक। ये तो 1 हो गया, ये 0 होगा। अब इसके सेंटर में हमें 9 वैल्यू चाहिए, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 अप टू सो ऑन 0.9, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी ना, इनिशियल कंडीशन में हमने एक्स आई की जगह पे 0.1 पुट करना है, ठीक है। फिर एक्स आई की जगह पे 0.2, यानी कि यहाँ पे साइन पाई के साथ 0.1, 0.2, 0.3 अप टू सो ऑन 0.9 तक पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि ओमेगा 1 1, ओमेगा 1 2, ओमेगा 1 3, ओमेगा 1 4, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी इसकी इनिशियल वैल्यूज़। देन हम लोगों ने क्या करना है, इन इनिशियल वैल्यूज़ को हमने पुट करना है आइट्रेशंस, आइट्रेशन वाली जो इक्वेशन थी ना, इसमें, इस वाली इक्वेशन में हमने क्या करना है, पुट करना है। जे को हमने फिक्स कर लेना है कि जे हमारे पास ज़ीरो है, या और एक चीज़ बता दूं यहाँ पे मैं आपको रुक के, कि जो हमारे पास एक्सप्लिसिट स्कीम होती है ना, यानी कि फॉरवर्ड वाली, जो हमारे पास एक्सप्लिसिट स्कीम होती है फॉरवर्ड डिफरेंस वाली, उसमें हम हमेशा आइट्रेशन जो होती है जे इज इक्वल टू ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास इम्प्लिसिट स्कीम होती है ना, यानी कि बैकवर्ड डिफरेंस वाली, उसमें हम हमेशा आई की वैल्यू, सॉरी जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओमेगा आई जे -1 गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये बैकवर्ड में होता है, या ये फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड में J+1 है, बैकवर्ड में J-1 होता है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को ध्यान रखना है जी। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम लोगों ने क्या करना है कि उस इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके हमने, ये आप लोग देखेंगे ना लेक्चर, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, जो आइट्रेशंस है वो फाइंड कर लेनी है। वो फाइंड करने के बाद ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन में भी हम लोगों ने क्या करना है, टी की वैल्यू फिक्स कर लेनी है, ठीक है। और टी की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, टी की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, टी टी की वैल्यू हमारे पास होती है, टी इज इक्वल टू टी, यानी कि जो गिवन टाइम पीरियड होता है माइनस टी नोट ओवर टू, टू या फिर के, ठीक है, के या एम, इसकी वैल्यूज़ हम पुट करके यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं कि हम लोगों ने मतलब, अब ये हम लोगों ने एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोगों ने एरर फाइंड करना है। एरर में हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन माइनस एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, उसका मोड फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से बस यही कुछ था इसमें, लेक्चर नंबर 10। इसको भी फॉरवर्ड के फार्मूले से ही करना है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखें, टी की वैल्यू भी गिवन है, के की वैल्यू भी गिवन है, एच की वैल्यू भी गिवन है। फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ आइट्रेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जे की वैल्यू होती है एक्चुअली में, और ये आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू होता है n-1 के, ठीक है। आई होता है n-1 के, और जे इक्वल टू होता है m के, और m किसके बराबर होता है, के माइनस सॉरी टी माइनस टी नोट ओवर के, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड से ही इसको भी करना है। उसके बाद यहाँ पे ना एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से, कि वो पेपर में लाजमी आएगी, क्योंकि उसमें जस्ट 3 आइट्रेशंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक ये देखें, वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर की बजाय अगर यहाँ पे 1/16 गिवन हो, या 1/पाई स्क्वायर गिवन हो, 4/पाई स्क्वायर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको
लेट कर लेना है कि वो अल्फ़ा के बराबर है। अब यहाँ पे देखें, ये वाली एग्ज़ाम्पल नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जस्ट n की वैल्यू जो क्या है वो 3 है, यानी कि i इज़ इक्वल टू है, सॉरी i इज़ इक्वल टू है n माइनस 1, ठीक है। और i हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, यानी कि 2 इटरेशंस है और 2 ही हमने j की वैल्यूज़ लेनी है, यानी कि j इज़ इक्वल टू 0 और 1 और i इज़ इक्वल टू 1 एंड 2, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर के हवाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है जी, ये देखिए बैकवर्ड या फिर इम्प्लिसिट स्कीम, बैकवर्ड डिफरेंस का मेथड यूज़ करना है आपने। बैकवर्ड डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जे माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। यू आई जे माइनस यू आई जे माइनस 1, सेंट्रल का वही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। सेंट्रल का नहीं हमने चेंज करना, बैकवर्ड का और फॉरवर्ड का बस इस साइड वाला चेंज करना है, ठीक है। जो वो कहेंगे वो हम लोगों ने पुट करना है। उसके बाद एक और चीज़ आ गई, जब हम लोगों ने बैकवर्ड का फार्मूला यूज़ करना है ना, ठीक है। तो बैकवर्ड के फार्मूले में हम लोगों को अगर वो कहें कि आप इसको उसके मतलब मैट्रिक्स बना के उसके हवाले से आपने इसको क्या करना है, सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो लेक्चर है ना, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी लेक्चर नंबर 13 आप देखना। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों ने जो हमारे पास 3 बाई 3 का मैट्रिक है ना, 3 बाई 3 का ही आएगा, इससे ज़्यादा वाला नहीं आएगा, क्योंकि इस पे ही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ये आप देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आप 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स को कैसे उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन करके उसमें बताया हुआ है। और उसके बाद ये बहुत ही, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया भी था, ठीक है। मैंने भी रिसेंटली कुछ बच्चों की तैयारी करवाई थी इनबॉक्स में, ठीक है। तो मतलब पर्सनल में उनको मैंने तैयारी करवाई 646 की, और उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे ही पेपर आया, इसलिए मैंने सोचा कि सबके साथ शेयर करूं एक्सपीरियंस के बच्चों के जो पेपर हुए हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, और जो मैंने स्टार्ट में बताया वो क्वेश्चन भी आए थे, और जाकुबी मेथड वाले भी आए थे, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास लेक्चर नंबर 16 17 18 है ना, उसमें क्या है, क्राउड्स मेथड। अब हम चलते हैं उसकी तरफ। ये भी वही है कि हमारे पास 4 क्रॉस 4 का है, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है, इस हवाले से इसको मैं नहीं कह सकती कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन ना वो आपसे जस्ट एक दो आइट्रेशन भी पूछ सकते हैं। ये 3 क्रॉस 3 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एक तो एग्जाम्पल नंबर जो है 10 ये वाली, और एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है। ये आपने लाजमी करनी है। लेक्चर नंबर 17 जी, क्राउड्स मेथड। इसके इसका एमसीक्यूज भी आया था क्राउड्स मेथड का, कि इसको और क्या क्या इसके नेम्स हैं, ठीक है। एक तो है इसका क्राउड्स मेथड, दूसरा है एलयू डिकम्पोजिशन और फैक्टराइजेशन मेथड। ये तीनों नेम हैं इसके, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास क्राउड्स मेथड, इसके भी ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी एक्सप्लेन किया है। अब लास्ट में देखना उसको, ठीक है, कि हम इसमें एक्चुअली में करते क्या हैं क्राउड्स मेथड में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। सॉरी, एमसीक्यूज़ के हवाले से तो इसके नेम इंपॉर्टेंट है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसकी डिकम्पोजिशन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपने एक्चुअल में करना क्या होता है, यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि आपने जब इसको, यानी कि इस वाले मैट्रिक्स को आपने एलयू डिकम्पोजिशन में लिखा, यानी कि लोअर एंड अपर की फॉर्म में लिखा, देन आपने यहाँ पे B1 B2 B3 B4 क्यों यूज़ किया, ठीक है। आप चाहती तो L1 तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट अ बिग डील। आप इसमें L11 L21 सॉरी L22 L33 L44 ये चीज़ लगा के यहाँ पे L21 L31 32 एंड L43 ये चीज़ भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है।
एक्चुअली में हमें क्या चाहिए होता है, एल और यू की वैल्यूज़ चाहिए होती है, ठीक है? अब एल और यू की हमें जो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे लोअर में या अपर में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास लोअर डिकम्पोजिशन थी, वहाँ पे हमने डायगोनल एलिमेंट में एल यूज़ कर लिया, ठीक है? डायगोनल में एल यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे डायगोनल में देखें, एल यूज़ करने के बाद हमारे पास नीचे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है? देन हमने उनको लिख लिया, ठीक है? इससे कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने अपर में 1 1 यूज़ कर लिया डायगोनल में, और यहाँ पे हमारे पास C1 C2 C3 प्रेजेंट था, उसकी जगह पे हमने U1 U2 U3 लिख लिया, क्योंकि हमें अपर एंड लोअर को रिप्रेजेंट करना था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली, ठीक है? और इसको सिंप्लीफाई कर लिया। और ये वाली एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। बाकी मैं आप लोगों को फिर से यही कहूँगी कि आप लोग क्या करें, लेक्चर्स लाज़मी देखें, ठीक है? तैयारी मैक्सिमम, मैं सही बता रही हूँ, आपको 4 घंटे नहीं लगने, क्योंकि अगर मैं उनको मतलब लेक्चर्स को कंबाइन करूँ कि एक कोई 10 मिनट का है, कोई 9 मिनट का है, 15 मिनट का, मैक्सिमम 17 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है कोई भी लेक्चर, ठीक है? तो इनको अगर आप जमा करें सारे के सारे मिनट्स को, तो मैक्सिमम हमारे पास 2-3 आवर्स ही बनते हैं, ठीक है? 2-3 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो इतने घंटों में आप लोगों की, और इसके अलावा ये जो वीडियो है मैक्सिमम 40 मिनट की होगी, ठीक है? 40 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। इस वीडियो को लेके और बाकी लेक्चर्स को लेके आप क्या करें, कम अज़ कम भी आप 4 घंटों में कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? मुकम्मल तैयारी आप कर सकते हैं, और पेपर भी इंशाल्लाह आप मुकम्मल ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? नया कोर्स है, तो नया कोर्स से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती कि ये नया कोर्स है, हमें इसकी पास्ट फाइल्स नहीं रिक्वायर्ड, हमें पता नहीं है। तो आप लोग क्या करें, आप हिस्ट्री बनाएं ना। आप ज़रूरी तो नहीं कि आप पास्ट में जाके वहाँ से चीज़ें लेके आएँ, आप खुद इस चीज़ को बनाएं, ठीक है? आप खुद से फाइल्स को बनाएं, खुद आप अपना एक्सपीरियंस आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करें कि ये जी, हम लोगों ने ये चीज़ फेस की है, ठीक है? यानी कि हम लोगों को ये न्यू कोर्स था, हम लोगों ने इस पे आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों ने पास्ट फाइल्स बनाई हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग जो हैं वो खुद से पढ़ेंगे, खुद से कुछ करेंगे, देन ही हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं ना, ठीक है? तो अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया करें, और इसके बाद घबराया ना करें नई चीज़ को देख के, ठीक है? और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे, देन आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि पेपर कैसा हुआ, और उसके बाद चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग देखें माशाल्लाह वीडियो सब देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता लाइक तो बिल्कुल ही नहीं करना होता। कौन सा आप लोगों को फ़ायदा होना होता है ना? थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।